Shameful for a nuclear power. बात न्यूक्लियर पावर की नहीं है. शेमफुल फॉर एनीबडी टू बेग. किसी भी मुल्क के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो चाहे ना हो, और फौज किसी भी देश की, भारत हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, कोई भी हो, वो उस देश की ना, जिसको कहते हैं जो अफगानी लोग हैं ना, कोई भी हो यार, एक मेरा सलूट है यार. भीख नहीं मांगते लोग, ये भूखे सो जाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे. पाकिस्तान कह रहा है कि भूल जाओ, हमने तुमसे पैसे लिए ही नहीं है, भूल जाओ हमने तुमसे पैसे लिए हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट डेट. फॉर जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. अच्छा, शहबाज शरीफ ने एक और गोली दे दी. मैंने कल डिस्कस करा था आपके साथ वीडियो पे. शहबाज शरीफ ने फिर एक और गोली दे दी उसी स्पीच में आगे बोल के. इट इज शेमफुल फॉर अ न्यूक्लियर पावर टू बेग. एक एटमी ताकत, एक न्यूक्लियर ताकत पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है कि वो भीख मांगता है. अब कोई शर्म वरम की बात नहीं, ये सब ना झूठ बोलते हैं शहबाज शरीफ कि हमें बड़ी शर्म आती है. शर्म क्या आती है? तुम तो प्रोफेशनल बेकारी हो, तुम्हें शर्म किस चीज की आती है? अपना काम करने में क्या शर्म है यार? भाई, अगर कोई लोहार है और वो लोहे की चीज बना रहा है, उसको फक्र है. अगर मैं फौजी था, मुझे अपने फौजी होने में फक्र है. जो सुनार है, उसको सोने का काम करने में फक्र है. जो आईटी इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर करता है, कोडिंग करता है, उसको उसमें फक्र होता है. दुकानदार कोई चीज बेचता है, वो बड़ा प्राउडली बेचता है. तो भाई, तुम भिखारी हो, यू शुड फील प्राउड. तुम्हें फक्र होना चाहिए कि तुम भिखारी और क्या भीख मांगते हो. और दुनिया के इतिहास में, पूरी इस दुनिया की तारीख में तुम लोग जैसे भिखारी पैदा नहीं हुए. यू आर प्रोफेशनल्स, यू आर हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनल्स. तो इसमें शहबाज शरीफ साहब बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है. ये अपने ना डोमेस्टिक ऑडियंस को चूरन खिलाने के लिए हमारा दिल टूट गया यार. जब भी हम भीख मांगते हैं ना, हमारा दिल टूट जाता है. हम चाहते नहीं. हम बड़े गैरतमंद लोग हैं, है ना. हम बड़े इज्जतदार लोग हैं. जब किसी इज्जतदार बंदे को भीख मांगनी पड़ती है तो उसका कितना दिल टूटता होगा, सोचो. ये ऐसे डायलॉग मारते हैं झूठे. इमरान खान ने क्या बोला था? मैं सुसाइड कर लूंगा. ओ भाई साहब, यूट्यूब में जाके देखो इमरान खान के बयान. इमरान खान ये कहता है कि मैं एक्चुअली सुसाइड कर लूंगा अगर मुझे आईएमएफ के पास जाके हाथ फैलाने पड़े या किसी के सामने भीख मांगनी पड़े. मैं कशकोल तोड़ दूंगा. और सबसे ज्यादा भीख इमरान खान ने मांगी. तो ये सब पाकिस्तानियों को झूठ बोल बोल के, और पाकिस्तानी भी पता नहीं क्या मासूम है, क्या चक्कर है, मुझे नहीं पता यार. इनका क्या प्रॉब्लम है कि ये जो भी इनको गोली देता है, गोली स्वॉलो कर लेते हैं गोली. तो ये कहते हैं साहब बड़ा शेमफुल है. शेमफुल तो है ही. और ये जो कह रहे हैं शेमफुल फॉर अ न्यूक्लियर पावर, बात न्यूक्लियर पावर की नहीं है. शेमफुल फॉर एनीबडी टू बेग. किसी भी मुल्क के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो चाहे ना हो, उसके लिए शेमफुल है. और यहां पे मैं पाकिस्तानी भाई बहनों से चाहता हूं एक सवाल अपने आप से पूछें. इस न्यूक्लियर हथियार ने आपको क्या दे दिया? क्या दे दिया इसने आपको? इसने खाना दे दिया, इसने बीमार का इलाज करा दिया, भूखे के पेट में रोटी डाल दी. इसने करा क्या आपको? आपकी गैरत पे चार चांद इसने लगा दिए. करा क्या? कुछ नहीं करा. आज इसी न्यूक्लियर वेपन के चक्कर में आप लोग डरे डरे जैसे सांप सूंघ गया होगा घूम रहे. कहीं ये ना ले ले हमसे, कहीं ये ना ले ले. अब तो इसी को गिरवी रखने की बात आ गई. अब पाकिस्तानी मीडिया में ये सब बातें हो रही हैं कि हमारे आपके न्यूक्लियर हथियार किसी को नहीं चाहिए. ठीक है. और ना आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है. आप पहले एक बात समझ लीजिए, ना आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है. और अगर आप अपना इतिहास, अपनी तारीख पढ़ें तो आप ही ने भारत के ऊपर अटैक करा है. और आपके खुद लोग ये कहते हैं, आपके लोग खुद ये एडमिट करते हैं छाती ठोक के, और हम गाजी हैं, हम मोमिन हैं, हम पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब नाम, हम मुजाहिद हैं, हम फलाने हैं. और यार एक बार जीत भी जाओ ना लड़ाई यार. इतने तुम्हारे नाम इतने लंबे हैं, तुम्हारे 10-10 फुट के तुम्हारे नाम हैं, और हरकतें तुम्हारी इतनी छोटी हरकतें. तो भाई जितने लंबे तुमने नाम रख रखे हैं, गाजी, मुजाहिद, फलाना ढिमका, तो कुछ जीत के भी तो दिखा दो कि सिर्फ शेरो शायरी करनी है तुमने. हिंदू खा जाएगा, इंडिया अटैक कर लेगा, यही तुम्हारे दिमाग में कूड़ा डाल के बचपन से तुम्हें बिगाड़ दिया. तुमने बोला हमें बम चाहिए. उसने क्या बोला? जुल्फिकार अली भुट्टो ने, वी विल ईट ग्रास बट वी विल हैव आवर ओन वेपन, आवर ओन बॉम्ब. जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर का बाप और ये बिलावल का नाना, इसने क्या बोला था? हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बना के छोड़ेंगे. एटम बम बना लिया, अब घास भी खा लो. घास खा ही रहे हो. ओ भाई, तुम घास खा रहे हो कि नहीं खा रहे, ये बताओ. खा रहे हो ना? फिर यू आर ईटिंग ग्रास. आप लोग घास खा रहे हो, लगातार घास खा रहे हो. क्यों खा रहे हो घास? आप इसलिए घास खा रहे हो क्योंकि आपने और चीजों पर तवज्जो नहीं दी. आपने हाथी पाल लिया, हाथी को घास कहां से खिलाओगे, चारा कहां से खिलाओगे, आपको पता ही नहीं. तो जो हाथी के लिए घास थी वो आप खा रहे हो.
राइट? अब देखो मेरे पास एक वीडियो है, ये वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज आई कैनॉट शो दिस वीडियो, क्योंकि फिर वो कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाती है। ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि एक प्रोफेसर सज्जाद राजा हैं, इन्होंने एक वीडियो डाला है, बड़ा वायरल हो रहा है, और हम वीडियो के स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाएंगे। हम स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे, हम पूरा वीडियो नहीं दिखाएंगे आपको, स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे। और ये प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर साहब का जरा एक ट्वीट मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। दिस इजंट अ मोटरसाइकिल रैली, पीपल इन पाकिस्तान आर डेस्परेटली चेजिंग अ ट्रक कैरिंग व्हीट फ्लावर, hoping to buy just one bag. People of Jammu and Kashmir should open their eyes. Lucky not to be Pakistani and still free to take a decision about our future. Do we have any future with Pakistan? पाकिस्तान का झंडा बना रखा है। ये मैं चाहता हूं एडिटर साहब जरा ये स्क्रीनशॉट्स लगाएं, यहां पे वीडियो ना लगाएं लेकिन स्क्रीनशॉट्स लगाएं इस वीडियो के, ग्रैब्स जिसको हम कहते हैं। और ये देखिए किस तरीके से लोग यहां पे भूखे हैं, पीछे लड़ रहे हैं एक बोरी आटे के लिए, और मोटरसाइकिल से पीछा कर रहे हैं ट्रक का कि किसी तरीके से हमें आटा मिल जाए, सस्ता आटा मिल जाए, जो वो है। पूरी देखिए, पूरी मोटरसाइकिल की रैली है पीछे, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्वाद आ गया आप लोगों को, खुशी हो गई? एटम बम आपका है, एटमी मुल्क। हर चीज में पाकिस्तानियों से पूछो, वो साडा एटमी मुल्क है, हो गया एटमी मुल्क। वो भाई साहब पढ़ाई लिखाई भी कोई चीज होती है, इल्म भी कोई चीज होता है। कुरान शरीफ में सबसे पहले क्या बात लिखी गई है? इकरा। इकरा ये फर्ज है मुसलमान पे, टू रीड। इकरा मतलब पढ़ो। कुरान शरीफ का पहला हुक्म है पढ़ो। वो तुमने पढ़ा नहीं, तुमने बम और बना लिया। ठीक है, अब तुमसे संभल नहीं रहा, अब तुम्हारे गले सूख गए हैं। तो फिर ये पूरा फ्रॉड, ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, ये सब ये फ्रॉड करना बंद करो। खैर एनीवे, दोस्तों श्रीलंका ने बोला है कि हम जो अपनी मिलिट्री है हम इसको कट करेंगे। तो ये अल जजीरा का आर्टिकल है जो मैं कोट करना चाहता हूं। श्रीलंका का ये कहना है कि भाई जो हमारी फौज है ना, ये इसका 1/3 यानी कि 1,35,000 हम लोग काट देंगे इसको, इतनी फौज कम कर देंगे। और 2020 तक 1 लाख और उसके ऊपर काट देंगे। बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें फौज की इतनी जरूरत नहीं है जो हमने एक जमाने में इतनी बड़ी फौज इकट्ठा कर रखी थी। तो में एलटीटी का मामला था, और इनको कोई एक्सटर्नल थ्रेट तो है नहीं श्रीलंकन्स को। ऐसा तो नहीं कि इंडिया अटैक कर रहा है कोई और इनको अटैक कर रहा है, ऐसी बात नहीं। हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। तो श्रीलंका को इतनी बड़ी फौज नहीं चाहिए। ये इन्होंने जब बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया श्रीलंका, जब लोगों की पेट्रोल पंपों पर लड़ाई होने लगी और जब मंत्रियों के घर में घुस घुस के चांटे मारने लगे मंत्रियों को, उनके स्विमिंग पूल में लोग नहाने लगे जाके वहां पे, और उनके घरों को उजाड़ दिया, आग लगा दी उनके घरों में, तब जाके एहसास हुआ कि बॉस आपको इतनी बड़ी फौज चाहिए नहीं। किस लिए चाहिए आपको? कौन आपको अटैक कर रहा है? तो इसलिए कह रहे हैं कि वेल बैलेंस्ड हाईली टेक्निकल फोर्स हम करेंगे। छोटी फोर्स होगी, इफेक्टिव होगी, जो श्रीलंका अगर कभी प्रॉब्लम हो तो श्रीलंका का दिफा करे, श्रीलंका को प्रोटेक्ट करे। लेकिन छोटी फोर्स जो टेक्नोलॉजी में बिलीव करे, रैपिड रिस्पॉन्स करे, ये सब श्रीलंका कह रहा है। देखिए ना, श्रीलंका का एक बड़ा खूनी पास्ट रहा है। एलटीटी के साथ इनका जो लड़ाई हुई थी, और बहुत ज़्यादा उसमें इंडियन आर्मी भी गई थी। आप लोग कभी किसी वेटरन से मिलेंगे तो वो आपको ऑपरेशन पवन की, जो मुझसे सीनियर हैं, मेरे ज़माने में तो था नहीं ऑपरेशन पवन, मेरे ज्वाइन करने से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले ख़त्म हो चुका था वो। लेकिन जो मुझसे सीनियर हैं वो आपको कहानियाँ सुनाएंगे ऑपरेशन पवन श्रीलंका की। और मैंने भी ऑपरेशन पवन की कहानियाँ सुनी हैं। मैं कभी श्रीलंका गया नहीं, और जाहिर सी बात है जब ऑपरेशन पवन चल रहा था उस समय मैं स्कूल में था, तो ऑब्वियसली मेरा कोई नॉलेज नहीं है ऑपरेशन पवन के बारे में। लेकिन जो सीनियर वेटरन्स हैं वो आपको एजुकेट करेंगे। आप कभी उनसे पूछिएगा कि कितनी मुश्किल लड़ाई थी जंगलों के बीच में। वो श्रीलंका की फौज ने भी लड़ी है, और श्रीलंका की फौज ने जो भी करा, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करे, फौज ने वो लड़ाई जीती है। आज की तारीख में लिट्टे तो है नहीं वहां पे एलटीटी। अब एलटीटी है नहीं तो इतनी बड़ी फौज चाहिए क्यों? क्योंकि फौज को ना, यू गेट दी आर्मी यू पे फॉर इट। एक साफ सीधी बात है, आपको थोड़ी सी अटपटी लगेगी मेरी बात, लेकिन फौज के लिए पैसा चाहिए। अगर आपको फौज रखनी है ना, तो फिर आपको उतना पैसा चाहिए। और अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप वो फौज नहीं रख सकते, बिकॉज फौज इट्स अ स्टेट बॉर्न एक्सपेंडिचर। स्टेट पैसा देता है इसका, फौज का। और फौज किसी भी देश की, भारत हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, कोई भी हो, वो उस देश की ना, जिसको कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इंश्योरेंस पॉलिसी रोज इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन जिस दिन बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, उस दिन इंश्योरेंस पॉलिसी इस्तेमाल। एंड दैट इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम ना इज वेरी हाई, इट्स वेरी स्टीप।
तो दोस्तों ये दूसरी बात थी। अब मैं आपको तीसरी चीज बताने लगा हूं यहां पे कि अटलांटिक काउंसिल एक बड़ा इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है अमेरिका में। अटलांटिक काउंसिल ने 2-3 बातें कही हैं जो कि विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या इन्होंने बोला है कि इसमें ना by 2033 do you expect any of the following countries to break up internally for reasons including but not limited to revolution, civil war or political disintegration? तो इन्होंने जो इसमें दिया है, रशिया का 40% चांस दिया है कि रशिया टूट जाएगा, यानी कि रशिया रशिया रहेगा लेकिन रशिया उस हालत में नहीं रहेगा जिस हालत में वो आज दिखता है। 40% चांस है रूस का, 8% है अमेरिका का, 6% है चाइना का, 1% है इंडिया का, यानी कि जो 4-5 बड़े मुल्क हैं उनका इन्होंने दे दिया। सबसे कम चांस है दंगा फसाद, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, सिविल वॉर, जो सबसे कम चांस है वो इंडिया का है 1%, रशिया का है 40%। ये बताए विच कंट्री इज नॉट करंटली अ फेल्ड स्टेट बट मोस्ट लाइकली टू बिकम अ फेल्ड स्टेट विद इन द नेक्स्ट 10 years। जो मुल्क आज की तारीख में फेल्ड स्टेट को हम नहीं कह सकते कि फेल्ड स्टेट है, लेकिन अगले 10 साल में मोस्ट लाइकली है कि वो फेल्ड स्टेट हो जाए। इसमें नंबर 1 पे है रशिया। फिर से एक्चुअली रशिया के पीछे क्यों पड़े हैं लोग, मैं आपको बताता हूं। रशिया ने ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो यूक्रेन में उसके एम्स थे रशिया के ना, कि हमारे ये एम्स होंगे यूक्रेन में, वो एम मीट नहीं कर पाई रशियन मिलिट्री। इसलिए इतने कमांडर्स चेंज हो रहे हैं, सैक हो रहे हैं, किसी और को लगा रहे हैं, वो कर रहा है ये। यू सी दिस एंटायर थिंग, दे हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल यूक्रेन, या ये जो करना चाहते थे। मुझे देखिए, कोई कहते हैं कि साहब वेस्ट का प्रोपेगेंडा है, इसका प्रोपेगेंडा है। चलो मैं कह रहा हूं सब प्रोपेगेंडा है। यूक्रेन रूस की पिटाई कर रहा है, ये सारा प्रोपेगेंडा है, मैं मान के चल रहा हूं प्रोपेगेंडा है। लेकिन एक बात बताओ, आज की तारीख में भी लड़ाई चल रही है कि नहीं चल रही? बस अपने आप से इतना सवाल पूछिए, क्या रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, हां या ना? अगर रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो तकरीबन 23 या 24 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी, राइट, 11 महीने हो गए उस लड़ाई को, लगभग 11 महीने जिस लड़ाई को हो गए हैं दोस्तों। अब मुझे आप ये बता दो कि जिस लड़ाई को 11 महीने हो गए अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? आज के जमाने में 21st सेंचुरी में 11 महीने की लड़ाई होती है? डू यू हैव वॉर्स फॉर दिस थिंग? यू नो, दीज आर हाई इंटेंसिटी वॉर्स। दिस इज नॉट लाइक कि 20 साल के लिए अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा है और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कर रहा है। वो तो चलते हैं, दिहाइयों चलते हैं, दशकों चलते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जंग की बात कर रहा हूं। रशिया कहां पे, रशिया अपना रास्ता भूल गया। इतना सा बिलांत भर का यूक्रेन, उसको क्यों नहीं काबू कर पाया? ठीक है, अमेरिकन कंसल्टेंसी उनको दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन ट्रिगर पे जो उंगली है वो तो यूक्रेनियन है। ये आपको बात माननी पड़ेगी, आपको पसंद आए ना, ये आपको बात माननी पड़ेगी कि 11 महीने बाद भी वहां पे जंग जारी है। और कीव जो है उनकी कैपिटल सिटी वैसे ही खड़ी है जैसे पहले, टूट गई जैसे भी, पर ऑक्यूपाई नहीं कर पाया। अगर रशिया के सारे एम, जो यूक्रेन में रशिया के एम थे, अगर रशिया ने वो एम हासिल कर लिए हैं अपने, जो रशिया चाहता था कि हमें हासिल करें, अगर वो हासिल कर लिए हैं तो लड़ाई खत्म क्यों नहीं हुई? मेरा ये सवाल है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर एम हासिल नहीं कर पाया रशिया, तो इसका मतलब रशिया फंस गया, क्योंकि 11 महीने तक जंग चल रही है, तो अनहर्ड ऑफ है। 11 महीने तक जंग चल रही है आपकी, तो ये सब चीजें सोचने वाली हैं। इसलिए बोला है कि रशिया डिसइंटीग्रेट कर सकता है। करंट फॉर्म में रशिया नहीं रहेगा, और रशिया पहले भी डिसइंटीग्रेट कर चुका है 1991 में, तो उनको यह है कि हां दोबारा ऐसा हो सकता है। अफगानिस्तान का 10% चांस है, 8% पे है पाकिस्तान, फिर है वेनेजुएला, और उसके बाद अमेरिका, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ब्ला 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 ब्ला, और इसमें इंडिया का नाम है ही नहीं। खैर होना भी नहीं था इसमें इंडिया का नाम, तो ठीक है ना। तो फेल्ड स्टेट पाकिस्तान को क्यों कहते हैं? अफगानिस्तान को तो ये मामला है कि अब कोई रिकॉग्नाइज उनको करता नहीं है, और अफगानिस्तान के पास वो ट्रेड भी नहीं है, किसी का एम्बेसी भी नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान को बोला है कि साहब। लेकिन अफगानिस्तान भीख नहीं मांगता पाकिस्तान की तरह। अफगानिस्तान ने कभी अपना कटोरा लेकर दुनिया भर में नहीं गया कि हमें 2 रुपए दे दो, 3 रुपए दे दो। ये बात आपको माननी पड़ेगी। वहां पे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो अफगान के साथ, तालिबान के साथ कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, वॉट एवर प्रॉब्लम्स दैट द अफगान तालिबान में हैव, आई मीन वन थिंग आई से, एक मेरा सलूट है अफगान के लोगों को, जो अफगानी लोग हैं ना, कोई भी हो यार, एक मेरा सलूट है यार। भीख नहीं मांगते लोग, ये भूखे सो जाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे, ठीक है, अनलाइक पाकिस्तान विच इज नेक्स्ट इन लाइन। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं कि साहब ये, इसका भी बैंड बजा हुआ है पाकिस्तान का। ये इसलिए पाकिस्तान का ज्यादा बैंड बजा हुआ है बिकॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ ये और प्रॉब्लम है कि वहां पे किसी चीज की पॉलिसी नहीं है। ये सब
इंडिविजुअल सेंट्रिक इनकी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की। इमरान खान कहता है मैं मसीहा हूं, मैं आ जाता हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शहबाज शरीफ कहता है मैं मसीहा हूं, नवाज शरीफ कहता है मैं मसीहा हूं, जरदारी भुट्टो, जरदारी का जो बेटा है ये बिलावल भुट्टो जरदारी, वो कहता है मैं मसीहा हूं, आ जाऊंगा। प्लान किसी के पास नहीं है, पॉलिसी किसी के पास नहीं है, टीम किसी के पास नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है लैक ऑफ पॉलिटिकल टैलेंट। पॉलिटिकल टैलेंट है ही नहीं। जहां पे फौज के बूट के नीचे पले बड़े हों, फौज के बूट के नीचे जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो सियासतदान फौज के बूट के नीचे पैदा हुए हैं और वहीं पे उन्होंने जन्म लिया है और वहीं पे बड़े हुए हैं, वो किस तरीके से, उनके क्या पॉलिटिकल सेंस होगा उन लोगों में यार। अभी भी इमरान खान ये कह रहा है कि इलेक्शन करवा दो, आर्मी चीफ से कह रहा है इलेक्शन करवा दो। अरे इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, आर्मी चीफ का काम है इलेक्शन करवाना। तो सब लोग देखो, ये फौज को गाली दें नहीं दें, सब फौज से भीख मांगते हैं क्योंकि उनको पता है कि करता धरता वही है, वही लोग भीख देंगे तब इनके घर चलेंगे। तो ये एक स्टोरी है। अच्छा, आगे चल के बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें कि वी आर हेडिंग फॉर मोर कंट्रीज विद न्यूक्लियर वेपन्स एंड लेस कोऑपरेशन ऑन द स्टॉपिंग ऑफ दीज वेपन्स बट नॉट नेसेसरीली एक्चुअल यूज। तो इसमें लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल हैव न्यूक्लियर वेपन्स विद इन द नेक्स्ट 10 years। 68% चांस है ईरान का हो जाएगा अगले 10 साल में। सऊदी, ईरान क्या होगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सऊदी ना करे, सऊदी तो करेगा ही करेगा, इनकी कट्टर दुश्मनी है। सऊदी 32%, साउथ कोरिया 19%। साउथ कोरिया की भी मजबूरी है भाई, मजबूरी है साउथ कोरिया की। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया डेली मिसाइल फायर करता रहता है, तो साउथ कोरिया के पास भी वेपन्स होने चाहिए। जापान 14% और बाकी अदर्स और नो न्यू कंट्रीज विल एक्वायर 13%। लोग कहते हैं डोंट नो 10%, बट जापान को भी बहुत सॉलिड थ्रेट है। मैं तो इसमें कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया भी करेगा, जापान भी करेगा, ये सब करेंगे। चाइना से सब परेशान है, ये सब के सब करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये तो हमारा जो मेन न्यूज थी अभी तक वो आज की थी। जैसा मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस आंसर करूंगा, तो मैंने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करे थे, तो मैं 4 क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा। ये ईशा गुप्ता जी हैं। ईशा गुप्ता जी का कहना है, रिस्पेक्टेड सर, आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर past 4 years on different platforms and in many discussions you have mentioned that after army you have worked with many companies and help them build. My request to you, if along with geopolitics, if you can also give sessions on how youngsters could build their own companies or plan their careers, your experience and expertise can guide many. Thank you. It's always an honor to listen to you, Isha. ईशा जी नमस्कार। पहले तो मैंने ना ये जो कंपनीज जो बिल्ड करी, मैं एक स्टार्टअप का सीईओ था, राइट, और गलतियां भी बहुत करी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं क्वालिफाइड हूं किसी को भी ये सिखाने के लिए कि तुम कंपनी कैसे चलाओ, क्योंकि अगर मुझे आता कंपनी कैसे चलानी है ईशा जी, तो मैं खुद एक 1000-2000 करोड़ की कंपनी का सीईओ होता। यू सी, टेलीविजन पे बैठ के बात करना, एक कैमरा के सामने बात करना एक चीज है, जमीन पे इसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन, बट मैं सिर्फ यही चीज कह सकता हूं कि जो कंपनी चलती है ना, उसमें बहुत 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 मेहनत लगती है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। ईशा जी, मैं आपको ना 4 बता देता हूं क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि आपने सवाल पूछा है। नंबर 1, जो फाउंडर्स हैं ऑफ दैट कंपनी, दे शुड हैव अ शेयर्ड विजन। सब लोग एक डायरेक्शन में देखें, वरना लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इख्तलाफात हो जाते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं, कंपनी डूब जाती है। दूसरी चीज ये है ना, एबिलिटी टू वर्क हार्ड। 24 आवर जॉब है स्टार्टअप इज नॉट 9 to 5 और फिर जी हम शिमला चले गए छुट्टियों में, ये वीकेंड के लिए हम ड्राइव पे, ये वीकेंड की ड्राइव नहीं होती। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो फिर फैमिली डिनर नहीं होते 3-3 घंटे के, वो सब चक्कर नहीं होता। आपको अपना खून जलाना पड़ता है, आपको अपनी दिन रात काली करनी पड़ती है, आपको ब्लड प्रेशर पालना पड़ता है, आपकी हेल्थ, इट टेक्स अ टोल, आपके घर वाले पराये बन जाते हैं। वो कॉस्ट है कंपनी क्रिएट करने की, और कंपनी ऐसे क्रिएट नहीं हो सकती। तो जितना मेरी एक्सपीरियंस था मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है, बट सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल है ये उताथ्या 23, Dear Major, if the TTP gets hold of Pakistan's nuclear arsenal, what kind of steps do you think the larger countries from all over the globe will take? Lastly, your videos are inspirational enough to keep each other pumped up all the time. जय हिंद। उताथ्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। आप कह रहे हैं if the TTP gets hold of Pakistan's nuclear arsenal, I don't think so. देखिए, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर आर्सनल है ना, दैट इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी, वेरी वेल प्रोटेक्टेड। मुझे लगता नहीं है कि टीटीपी से इतना खतरा है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज
जहां तक एसेट है, उसका सबसे बड़ा एसेट पूरे उस मुल्क का, अनफॉर्चुनेटली, एंड आई एम सेइंग अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इंडिया कहता ना हमारा ये एसेट है, और चाइना कहता है ये एसेट है, और अमेरिका कहता है ये एसेट है। पाकिस्तान का एक ही एसेट है, उसके न्यूक्लियर वेपन। इसके अलावा पाकिस्तान ने कुछ बनाया ही नहीं 75 साल में, और वो बनाने के लिए इंटरेस्ट भी नहीं है। वो जंगजू कौम है, और असला मुसलमान का जेवर है, ऐसे ऐसे डायलॉगबाजी करते हैं वो लोग। तो इसीलिए वो मुल्क का बेड़ा गर्क हो रखा है, और उनके पास सिर्फ एक ही एसेट है, और वो उसको जाने नहीं देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि टीटीपी अटैक करके उसको हासिल कर लेगा। बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, लोग हैं जो अलकायदा, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी फौज ने अलकायदा के लीडर को, ओसामा बिन लादेन को बचा के रखा ना 6 साल। इसका मतलब कोई ना कोई तो उसके वैल्यू सिस्टम से, उसकी आइडियोलॉजी से अग्री करता होगा पाकिस्तानी फौज के अंदर, वरना इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है, जिसको अमेरिका ढूंढ रहा है, भूखे शेर की तरह, कि कहीं मिल जाए तो उसको खा जाएं। ऐसे बंदे को 6 साल बचा के रखा। अमेरिका का गुस्सा, अमेरिका गुस्सा करेगा, अमेरिका रिश्ते तोड़ देगा, अमेरिका हो सकता है हमारे ऊपर ही अटैक कर दे। ये सब चीजों को दूर रखते हुए उसने ओसामा बिन लादेन को प्रोटेक्ट करा। इसका मतलब यह है कि सीनियर लेवल पे ऐसे लोग हैं जो कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ऐसी आइडियोलॉजी को मानते हैं। ये तो पहली चीज है, और मुझे लगता है कि ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। नॉट दैट कि बाहर से कोई आएगा हथियार इनके हासिल कर लेगा, अंदर ही वो अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तानी फौज के अंदर हैं। वो वर्दी पहनते हैं, और वो सिपाही हैं, जर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं पाकिस्तानी फौज के। रेडिकलाइजेशन ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी इज द मेन प्रॉब्लम। और मैं ये मानता हूं, आप ये कहते हैं कि अगर टीटीपी करेगी, मैं कहता हूं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स आज की तारीख में, ठीक है, उन लोगों के हाथ में जिनका ऑलरेडी टेररिस्ट माइंडसेट है। तो दुनिया को इस चीज से सचेत होना पड़ेगा। तीसरा सवाल मैं ले रहा हूं अवीक भट्टाचार्य जी। अवीक जी, सो वी लव द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स टू अस। माय नेम इज अवीक एंड माय क्वेश्चन टू यू इज, डू यू थिंक पाकिस्तान विल एवर सर्वाइव फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड इफ दे आर इन सच अ बैड कंडीशन देन फ्रॉम वेयर दे गेट ऑल द मनी टू फंड टेररिज्म? मैं आपको बताता हूं ना, आई डोंट थिंक पाकिस्तान विल गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस, क्योंकि उनके जो बेसिक्स हैं वही बर्बाद हैं एक नंबर के। देयर इज नो पॉलिसी, देयर इज नो टीम, देयर इज नो विजन, हमें आगे क्या करना है, पीछे क्या करना है। यहां पे क्वालिफिकेशन ही पाकिस्तान में किसी का है कि उसका कितना बड़ा कटोरा और कितना मांग के ला सकता है। दैट्स इट। आर्मी चीफ अपनी पहली विजिट पे जाता है सऊदी अरेबिया, लेट जाता है सामने और बोलता है कि शेख, या शेख इधर तो देख। क्या बोला जनरल आसिम मुनीर ने एमबीएस को देख के, या शेख इधर तो देख। बस शेख ने देखा, शेख ने बोला, अपने जेब से निकाले कुछ चिल्लड़ फेंके। आसिम मुनीर हैज सडनली बिकम अ वेरी सक्सेसफुल आर्मी चीफ। जिस बंदे का काम है पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना, पाकिस्तान की सरहदों की दिफा करना, वो सरहदों की दिफा नहीं कर रहा, क्योंकि डेली आके टीटीपी वाले ठोक रहे हैं, राइट? जिस पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तानियों की जान बचानी थी, वो जान नहीं बचा रहा, वो भीख मांग रहा है वहां पे। तो हर एक बंदा किसी और का काम कर रहा है पाकिस्तान में। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान ऐसे सर्वाइव कर पाएगा ज्यादा इन इट्स करंट शेप एंड फॉर्म। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान रहेगा, लेकिन करंट शेप एंड फॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि इनके बस का नहीं है। दे डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी, दे डोंट नो, पाकिस्तानीज डोंट नो हाउ टू रन देयर कंट्री। ठीक है, मनी टू फंड टेररिज्म, टेररिज्म इज नॉट फंडेड। आप ये मत सोचिएगा कि टेररिज्म फंडिंग ऐसी होती है कि सरकार कोई चेक काट के देती है, चेक टू हाफिज सईद $2 मिलियन, ऐसे नहीं होता। दिस इज फंडेड थ्रू अ वेराइटी ऑफ एंटरप्राइजेस। लोग चंदे देते हैं, उससे फंड होती है। पाकिस्तानी तो दे लव जिहाद, उनका तो नेशनल स्पोर्ट है जिहाद, तो सब लोग उसके फंड करते हैं। नार्को टेररिज्म एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये ड्रग्स बेच के, अफगानिस्तान से ड्रग्स आते हैं, उससे लोग फंड करते हैं, और इनके अवैध धंधे, उससे फंडिंग होती है। तो फंडिंग की इनको कमी नहीं पड़ती टेररिस्ट को। इट इज जस्ट दैट कि अभी इनको मार पड़ रही है। एफएटीएफ से अभी निकले, इसलिए चुपचाप बैठे हैं। ये ज्यादा चुप बैठे हैं, बिल्कुल डर के मारे। अब ये ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन क्या आगे भी पाकिस्तान चुप बैठेगा? नहीं। जैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होगी, कश्मीर में फिर आग लगाएगा पाकिस्तान। ठीक है, यू नो अबाउट द डॉग्स टेल ना, कि मतलब 12 साल नली में रखी फिर भी ऐसी रही। वो ऐसे नहीं होगी, वो ऐसी रहेगी। तो उसको पूंछ को काट ही देना ठीक है, राइट? Chandrasekhar N. Major Ji, one question that was on top of my mind for some time these days, when Pakistan says they have nearly got 9 billion as loan, while they are already under a humongous debt, why don't nations like India question on world platform about how Pakistan is going to repay it? And on what basis these countries like US, Saudi and China provide them the loan? अच्छा, जो चंद्रशेखर एन साहब हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए सर। इन्होंने ये पूछा है कि जी पाकिस्तान को अभी 9 या 10 बिलियन का लोन मिल गया, पाकिस्तान वापस कैसे करेगा? पाकिस्तान वो लोन वापस कैसे करेगा? और भारत को पूछना चाहिए दुनिया से कि भाई अमेरिका हो, चाइना हो, आप पैसे क्यों देते हैं? ये तो वापस ही नहीं कर पाएगा। देखिए पाकिस्तान ने कब लोन वापस करा है चंद्रशेखर जी?
आप खुद सोचिए, पाकिस्तान में वो लोन वापस करने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। दे हैव नेवर रिटर्न्ड एनीबॉडीज मनी। इनफैक्ट पाकिस्तान तो ये बोल रहा है कि छोड़ दो। पाकिस्तान ने कह रहा है कि भूल जाओ, हमने तुमसे पैसे लिए ही नहीं है, भूल जाओ हमने तुमसे पैसे लिए हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट डेट फॉरगिवनेस। वो कह रहे हैं जी डेट फॉरगिवनेस होनी चाहिए, भूल जाओ पैसा दिया है, तुमने पैसा दिया, अंधे कुएं में गया, टाटा बाय बाय, नेकी कर दरिया में डाल। ये पाकिस्तान का नेशनल एक स्लोगन है, नेकी कर दरिया में डाल, ये दुनिया को बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो ज्यादातर पैसे हैं ना, ये लोग अलग अलग कारण से दे रहे हैं। चीन क्यों दे रहा है? क्योंकि चीन ऑलरेडी इतने पैसे फंसा चुका, चीन को देने पड़ेंगे, चीन की मजबूरी है। अमेरिका कहता है कि थोड़ा थोड़ा देते रहो, कुछ ना कुछ कंट्रोल कर लेंगे हम पाकिस्तान को, ठीक है। पाकिस्तान एक यूनिक जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, और उसकी जो लोकेशन है ना पाकिस्तान की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान ने इसलिए, पाकिस्तान को हर समय ये लगा, जिन्ना ने भी यही बात करी, बाकी उनके जनरल्स ने भी यही बात करी, कि हम, यानी कि हमारे मुल्क का वजूद जो है, पाकिस्तान का वजूद जो है, दैट इज एवरीबडी एल्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तानीज। हमें पालना, हमें खिलाना, हमें कपड़े पहनाना, हमें मुल्क बने रहें, उसकी गारंटी, उसका एश्योरेंस, ये दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, और क्योंकि हम एक जगह, खास जगह स्थित हैं बस। क्योंकि अगर हम टूट गए तो दुनिया में रायता फैल जाएगा। पाकिस्तान हैज ऑलवेज वर्कड अंडर दिस थ्रेट। आपको क्या लगता है लोग पैसे क्यों देते हैं पाकिस्तान को? वाई? वन ऑफ द रीजंस इज दिस। दो चार कारण हैं, लेकिन वन ऑफ द रीजंस इज दिस। तो आप जो चारों लोगों ने सवाल पूछे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकियों ने भी सवाल भेजे अपने, मैं माफी चाहता हूं कि मैं वो सवाल का जवाब नहीं दे पाया, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।